रशिया के साथ भारत की दोस्ती के चलते भारत के हाई कमिश्नर ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज की हेडलाइन में क्यों छा गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने किस तरह से टफ टाइम दिया था, बांग्लादेश भारत को थैंक्स क्यों बोल रहा है और इजराइल की गवर्नमेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को आखिरकार क्यों झुकना पड़ गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जिन्होंने भारत पाकिस्तान सीजफायर और थाईलैंड कंबोडिया सीजफायर को कंपेयर किया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका थाईलैंड और कंबोडिया दोनों के साथ ही काफी ट्रेड करता है। तभी मैंने पढ़ा कि थाईलैंड कंबोडिया आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि ये वाला सीजफायर करवाना और युद्ध रुकवाना तो मेरे लिए काफी आसान होगा, क्योंकि मैंने तो भारत और पाकिस्तान की सेटलमेंट करवा दी है। उसके बाद मैं थाईलैंड और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल की और कहा कि अगर आप ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि अब वो रुक गए हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान तो सच में एक दूसरे के साथ युद्ध करने के मूड में थे। अगर मैं ट्रेड का इस्तेमाल करके इस तरह के मुद्दे सॉल्व करवा सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और जो भारत और पाकिस्तान का सीजफायर करवाना था वो थोड़ा मुश्किल था, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उनके अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान का सीजफायर करवाना सबसे मुश्किल था। वैसे हम तो यहाँ पर भारत सरकार का वर्जन मान लेते हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर सीजफायर नहीं किया था, बल्कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को उस समय लूप में लेकर भारत ने गलती कर दी? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। आपको याद होगा पिछले हफ्ते बांग्लादेश में वहां पर एक फाइटर जेट क्रैश होकर स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिर गया था, जिसके बाद इंजर्ड लोगों के इलाज के लिए भारत ने बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और पैरामेडिक की टीम को बांग्लादेश भेजा था। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के साथ साथ सिंगापुर और चाइना, इन दोनों देशों ने भी डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की एक टीम को बांग्लादेश की मदद के लिए भेजा है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने तीनों कंट्रीज के डॉक्टर्स यानी कि भारत, चाइना और सिंगापुर के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ मुलाकात की है, और तीनों ही देश सिंगापुर, भारत और चाइना को थैंक्स यानी कि धन्यवाद बोला है और कहा है कि वो इस मदद को याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीएसएफ को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर तैनात बीएसएफ पर्सनल्स को बॉडी कैमरा से लेस किया जाएगा। 5000 बॉडी कैमरास बीएसएफ जवानों के लिए भेज दिए गए हैं। बॉडी कैमरास को जवानों की छाती, कंधे या फिर सर के ऊपर हेलमेट के ऊपर फिट किया जाता है और ये फर्स्ट पर्सन व्यू प्रोवाइड करते हैं। बीएसएफ को जो बॉडी कैमरास दिए जाएंगे ये नाइट विजन रिकॉर्डिंग के फीचर के साथ लैस होंगे, ताकि रात के अंधेरे में भी रिकॉर्डिंग कर सकें। न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉर्डर एरियाज में बीएसएफ जवानों और इलीगल क्रिमिनल्स और स्मगलर्स के बीच झड़पें काफी ज्यादा हो गई हैं, और बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद यानी कि शेख हसीना के जाने के बाद इलीगल इमिग्रेंट्स लगातार भारत में घुस रहे हैं। उसी को मॉनिटर करने और इलीगल बांग्लादेशीज जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनके खिलाफ भारत के पास डॉक्यूमेंटेड सबूत हो, उसके लिए ये 5000 बॉडी कैमरास लगाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश भारत बॉर्डर के ऊपर जो चेक पोस्ट हैं उनको कुछ बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी दी जाएंगी, ताकि जो भी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट पकड़ा गया उसके फिंगरप्रिंट्स और आंखों का आइरिस स्कैन डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और वो डेटा फिर आगे बीएसएफ के लोग फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस को फॉरवर्ड कर देंगे। बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ जवानों के ऊपर अटैक्स के मामले पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल 77 बार बीएसएफ पर्सनल्स के ऊपर बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी स्मगलर्स ने हमला किया था, और इस साल भी जुलाई महीने तक 35 के करीब इंसिडेंट रिकॉर्ड हो गए हैं। कई बार तो इलीगल तरीके से भारत में एंटर होने वाले बांग्लादेशीज भी बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमले कर देते हैं। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम ये भी है कि बांग्लादेश के स्मगलर्स और इलीगल क्रिमिनल्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ड्रग्स या फिर कैटल स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं, उनमें कई बार बीएसएफ के जवानों के साथ उनकी झड़प हो जाती है, जिसके बाद बीएसएफ जवानों को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ती है और बांग्लादेशी क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद फिर बांग्लादेश का काफी प्रोटेस्ट होता है कि बीएसएफ ने बिना वार्निंग के ही उनको मार दिया है, या फिर फायर ओपन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बीएसएफ काफी एग्रेसिव होकर बांग्लादेशियों को टारगेट करती है। अब ये बॉडी कैमरा आने के बाद भारत के पास एविडेंस रहेगा कि हमारे बीएसएफ पर्सनल्स ने सेल्फ डिफेंस में फायर ओपन किया था, और हम ये बॉर्डर गार्ड फोर्स बांग्लादेश के साथ भी ये विजुअल्स और जो भी एविडेंस होंगे वो शेयर कर पाएंगे। होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय ने बॉडी कैमरास और बायोमेट्रिक डिवाइसेस को लेकर ये दोनों ही ऑर्डर्स पास कर लिए हैं, और ये जल्द ही भारत का जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर लगता है उसके ऊपर तैनात बीएसएफ को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, पाकिस्तान और चाइना से संबंधित। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को श्रीलंका और इंडोनेशिया इन दोनों ने इनवाइट किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि आसिम मुनीर ने ये दोनों विजिट्स अचानक से कैंसिल कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अचानक से श्रीलंका और इंडोनेशिया की विजिट को कैंसिल करके चाइना की विजिट के ऊपर चले गया है।
रिसेंटली पाकिस्तान ने अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी कि यूएस सेंटकॉम के चीफ जनरल माइकल कुरीला को अपने देश का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर दिया था। और अब अचानक से चाइना की विजिट के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका की नजदीकियों से चाइना काफी ज्यादा चिंतित है, इसलिए बैलेंसिंग एक्ट यानी कि अमेरिका और चाइना दोनों को बैलेंस करने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने श्रीलंका और इंडोनेशिया की विजिट को कैंसिल कर दिया है और उसकी जगह चाइना चले गया है। हालांकि चाइना ने आसिम मुनीर का कोई भी ग्रैंड वेलकम वहां पर नहीं किया। चाइना में आसिम मुनीर ने अभी तक केवल चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी के साथ ही मुलाकात की है। अब देखना ये होगा कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आसिम मुनीर के साथ मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमेरिका में आसिम मुनीर के साथ फेस टू फेस बायलैटरल मीटिंग भी की थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। दरअसल फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी समेत काफी सारे वेस्टर्न देशों के प्रेशर के बाद अब इजराइल की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फाइनली घुटने टेक दिए हैं। दरअसल गाजा के ऊपर जितने भी एयर स्पेस है उसके ऊपर इजराइल का कंट्रोल है और इजराइल किसी भी देश को गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉप करने यानी कि आसमान से पैराशूट की मदद से ड्रॉप करने की परमिशन नहीं दे रहा था। लैंड बॉर्डर्स के जरिए फूड एड जा रही थी, लेकिन वो भी काफी लिमिटेड थी, जिसके बाद पिछले कुछ समय से गाजा में माल न्यूट्रिशन और भूखमरी के कारण काफी सारी मौतें होने लगी थी। कई सारे विजुअल सामने निकल कर आ रहे थे जिसमें दिखाया गया कि गाजा में वहां पर बच्चों की क्या कंडीशंस हैं। गाजा के फेवर में एक प्रॉपर कैंपेन चला और वेस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। फ्रांस ने तो अनाउंस भी कर दिया कि वो फलस्तीन को एक स्टेट के तौर के ऊपर आगे आने वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। इन सब प्रेशर के आगे झुकते हुए इजराइल ने अब गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड और फूड आइटम्स को एयर ड्रॉप करने की परमिशन दे दी है। इजराइल ने कहा है कि वो गाजा में 3 लोकेशंस के ऊपर ये फूड एड पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप करने की परमिशन देंगे। दिन के 10 घंटों के लिए युद्ध को रोका जाएगा, जिस दौरान ये एयर ड्रॉप होंगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जॉर्डन समेत कई सारे देशों ने अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अप्रूवल लेने के बाद गाजा में फूड आइटम्स पैराशूट की मदद से एयर ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये भी उन्हीं एड के हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है थाईलैंड कंबोडिया को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर अनाउंस करने के बाद भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छोटी मोटी फायर एक्सचेंजेस लगातार हो रही हैं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि दोनों देशों ने तीसरे देश मलेशिया को चुना है और थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर फुमथाम वेचायाचाई और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मानेत ये दोनों आज मलेशिया आए हैं। यहाँ पर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है, यहाँ पर तीनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने बैठकर आपस में मीटिंग की है और सीजफायर के ऊपर बातचीत जारी है। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ये मीटिंग अभी भी जारी थी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मलेशिया इस समय थाईलैंड और कंबोडिया के बीच मीडिएटर के तौर पर उभर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोरेस्वामी सर के बारे में, जो इस समय यूके, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज की हेडलाइंस में छाए हुए हैं। दरअसल ब्रिटेन में भारत के एम्बेसडर ने रशिया के साथ दोस्ती को डिफेंड करते हुए कहा कि आज हम जो रशिया के साथ रिलेशंस रख रहे हैं वो भी आप लोगों की मेहरबानी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोरेस्वामी सर ने इंटरव्यू में भारत, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स पास किए हैं। विक्रम सर से पूछा गया कि इतने सैंक्शंस के बाद भी भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। यूक्रेन में इतना कुछ हो जाने के बाद भी रशिया के साथ भारत की डिफेंस डील्स आज भी हो रही हैं। इसके जवाब में भारत के हाई कमिश्नर ने कहा कि वेस्टर्न देश क्या चाहते हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्विच ऑफ करके बंद कर दे। रशियन ऑयल इस समय भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के कारण भारत से एक्सपेक्ट करना कि हम अपनी इकोनॉमी बंद कर देंगे, ये पूरी तरह से गलत है। कई सारे वेस्टर्न देश हैं जो आज भी उन देशों से रेयर अर्थ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं जिनसे आप भारत को ऑयल परचेज करने के लिए इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर विक्रम सर ने इनडायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के ऊपर निशाना साधा है, क्योंकि पिछले साल 2024 में भी यूरोपियन कंट्रीज ने जितना भी रेयर अर्थ एलिमेंट इंपोर्ट किया था उसमें से 28.4% रशिया से आया था। पहला सबसे बड़ा सप्लायर चाइना था और दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रशिया। चाइना के एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के बाद अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रशिया के साथ रेयर अर्थ मटेरियल्स की नेगोशिएशंस को स्टार्ट कर दिया है। यानी कि रशिया का रेयर अर्थ मटेरियल इनको मंजूर है, लेकिन रशिया का क्रूड ऑयल नहीं, क्योंकि पता है कि रेयर अर्थ के अल्टरनेटिव्स बहुत ही कम है, जबकि क्रूड ऑयल के कई सारे ऑप्शंस हैं। विक्रम सर का कहना है कि ये देश खुद एक आइटम रशिया से परचेज कर रहे हैं, लेकिन हमें रोक रहे हैं कि हम दूसरी आइटम परचेज ना करें। इसके बाद इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि हमारा आज की डेट में रशिया के साथ जो भी रिलेशन है वो कई सारी मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें केवल क्रूड ऑयल या फिर गैस ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और रशिया की दशकों पुरानी सबसे लंबी सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि इतनी पुरानी और उस समय से है जब हमारे वेस्टर्न पार्टनर देश यानी कि वेस्टर्न देश भारत को हथियार बेचने से इनकार ही कर दिया करते थे, लेकिन हमारे पड़ोसी देश को हथियार दे देते थे जो उन वेस्टर्न वेपन से हमारे ऊपर हमला करता था। इसलिए हमें रशिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत करनी पड़ी।
एंड अब जो भारत और रशिया के बीच एनर्जी को लेकर टाइज मजबूत हो रहे हैं वो भी इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि जिन कंट्री से हम पहले क्रूड ऑयल परचेज करते थे, आज सभी यूरोपियन कंट्रीज उन्हीं देशों के पास जाकर एनर्जी परचेज करने लग गई हैं। कीमतें बढ़ गई हैं, ऊपर से भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, जिसमें से 80% हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब हम अपनी इकोनॉमी को स्विच ऑफ तो करेंगे नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि कई सारे वेस्टर्न देश अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के लिए उन देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं जो भारत के लिए डिफिकल्टीज पैदा करते हैं। क्या हमने आपसे कभी कहा कि आप भी लॉयल्टी टेस्ट दें और उन देशों के साथ संबंधों को तोड़ दें? यानी कि वेस्टर्न देश जिस तरह से पाकिस्तान के साथ टाइज मजबूत कर रहे हैं, लेकिन भारत उनको कभी नहीं कहता है कि पाकिस्तान के साथ टाइज खत्म करके लॉयल्टी टेस्ट दो। सेम उसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज को भी भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर हमें लॉयल्टी टेस्ट देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये कहना है भारत के हाई कमिश्नर का, और इनका ये इंटरव्यू इस समय वेस्टर्न न्यूज चैनल्स में काफी वायरल हो रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।